देखिए, आप लोगों ने अभी लास्ट में एमपीपीएससी का यूनिट नंबर 5 आप लोगों ने पूरा उसके बारे में पढ़ा है, जाना है कि क्या है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कौन कौन से स्वैच्छिक संगठन हैं, उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा है लास्ट क्लासेस में, है ना। और आज आप लोगों से यूनिट नंबर 5 से कुछ प्रश्न है। यूनिट नंबर 5 से कुछ प्रश्न है। और आज का पहला प्रश्न ये है कि आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक संगठन की हानियां नहीं होनी चाहिए। पहले तो आपको औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में जानना होगा, फिर तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, है ना। तो देखिए, यहाँ पर औपचारिक एक संगठन होता है, एक अनौपचारिक संगठन होता है। ठीक है। संगठन जो होते हैं दो टाइप का होता है। एक को बोला जाता है औपचारिक संगठन, दूसरे को बोला जाता है अनौपचारिक संगठन। और जो अनौपचारिक संगठन होता है और वह एक प्रकार से अनौपचारिक संगठन एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों का जाल होता है, जिसे स्थापित करके किसी औपचारिक संगठन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह एक प्रकार का अनौपचारिक संगठन हो जाता है। मान लीजिए, ऐसे कोई भी मानवीय समूह की बात करूं, ठीक है, और उसकी प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करूं, तो जब उसकी प्रतिक्रियाओं के बारे में विभाजित किया जाए या उसकी प्रकृति के बारे में बात किया जाए या उसका एक रूप दिया जाए, ठीक है, ऐसी प्रतिक्रिया जो जाहिर होती है, ये एक प्रकार की अनौपचारिक संगठन में होता है। कहाँ पर होता है? अनौपचारिक संगठन में होता है। तो यानी अनौपचारिक संगठन जो है व्यक्तियों के क्रियात्मक संबंधों की प्रतिकृति मानी जाती है। प्रतिकृति का मतलब आप समझिए यहाँ पर कि एक प्रतिरूप माना जाता है उसका, ठीक है, प्रतिरूप माना जाता है, ना कि कोई टुकड़ों को जोड़कर या उसको इमारत बनाने की कोई बात की जाए। टुकड़ों को जोड़कर इमारत बनाने की कोई बात की जाए तो यह एक प्रकार का अनौपचारिक का पार्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है, अनौपचारिक का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो यानी व्यक्तियों के क्रियात्मक संबंधों की जो है एक प्रतिरूप माना जाता है, एक प्रकार से प्रतिकृति मानी जाती है। तो ये आप जानिएगा, ये होता है आपका अनौपचारिक संगठन, ठीक है। अब इसी अनौपचारिक संगठन में आपसे पूछा है हानि, तो मैं आपको बताऊं इसमें होते क्या क्या चीज़ें हैं। अभी आप लाभ जानेंगे तो ऑटोमेटिक हानि के बारे में पता चल जाएगा आपको। तो मेरी बात को ध्यान सुनिए। ये जो अनौपचारिक संगठन होता है ना, यह कर्मचारियों की सुरक्षा की बात करता है, ये संगठन। दूसरी बात करता है, इसमें अपनत्व की बात करता है, संतुलित और स्नेह की बात करता है, साहचर्य की बात करता है। और प्रत्येक व्यक्तियों की जो मानवीय आवश्यकताएं होती हैं, मानवीय आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति की, वो अनौपचारिक संगठन में आता है, उसके बारे में बात करता है, प्रत्येक व्यक्ति की मानवीय आवश्यकताओं की। तो ये आपका लाभ होगा। फिर अगर मैं आपसे बात करूं तो जहाँ पर किसी रिक्रेशनल का मतलब होता है मनोरंजनात्मक क्रिया विधि से या विचार विमर्श के माध्यम से या तनाव मुक्त के साधन से जो कोई क्रिया विधि उपलब्ध करवाते हैं आप लोग, वह एक अनौपचारिक संगठन का पार्ट माना जाता है। और अनौपचारिक जो संगठन होता है, इसमें बेसिकली अगर बात किया जाए तो संप्रेषण जो होता है करने का एक तरीका जो पार्ट माना गया है, वह एक प्रकार का अनौपचारिक तरीके से माना गया। तो कम्युनिकेशन अभी आप लोग देखेंगे भी ग्रेप वाइन का संचार, ठीक है, ग्रेप वाइन का संचार जो होता है यह पार्ट माना जाता है अनौपचारिक संगठन का ही। और कर्मचारियों को संगठन के समय सहायता जो दी जाती है, वह एक प्रकार की यह लाभ देता है। अनौपचारिक संगठन ये लाभ देता है। अनौपचारिक संगठन में अगर मैं बात करूं तो ये औपचारिक संगठनों की कमियों को दूर करता है, कमियों को दूर करता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं अनौपचारिक संगठन में ही, तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये उत्पादकता, जाहिर सी बात है जहाँ पर व्यक्ति की बात की जा रही है, जहाँ आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर किन चीज़ों के बारे में बात किया जाए, तो उत्पादकता में वृद्धि करने व बाधक के रूप में या एक हानि के रूप में। क्या ये एक हानि के रूप में हो सकता है? नहीं, यह भी आपका एक लाभ के रूप में देखा जाएगा, यह भी आपका एक लाभ के रूप में देखा जाएगा। और अगर मैं बात करूं सूचनाओं के आधार पर अफवाहों का जन्म या भ्रमक सूचनाओं, भ्रमक यानी मिथ्या धारणाओं के आधार पर भी, तो ये भी एक प्रकार क्या हो जाएगा आपका, ये भी एक प्रकार का आपका लाभ के ही तरफ ये इंडिकेट कर रहा है आपका, ठीक है। प्रश्न है कि अनौपचारिक संगठन की हानि नहीं है,
कौन सी ऐसी एक्टिविटी जो हानि नहीं है? बताइए, अब बताइए जरा, कौन सी ऐसी क्रियाविधि जी है जो इसमें हानि नहीं है? डी, सुरक्षा और अपनत्व की भावना। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया यहाँ पर बता रहे हैं आप। तो जो सुरक्षा और अपनत्व की भावना है, मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, वह एक प्रकार का लाभ के बारे में जिक्र किया था। जहाँ संप्रेषण में तीव्र गति हो रहा हो, जहाँ आप कभी कभी अधूरी या भ्रामक सूचनाओं के बारे में आधार पर आप अफवाहों को जो जन्म देते हैं, वह एक प्रकार का अनौपचारिक की आपको हानि माना जाएगा। ठीक है, अनौपचारिक संगठन की हानि मानी जाएगी। और अगर आपसे ये प्रश्न बने कि अल्पकालीन अवधि में जो अनौपचारिक संगठन है वो भी एक प्रकार से अस्थायी रूप माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की हानि हो जाएगी आपकी। ठीक है, जहाँ पर मूल्य और मान्यताओं के प्रसार के लिए बनाए जाते हैं संगठन जो अधिकतर परिवर्तन का विरोध कर रहा होता है, तो वह भी एक प्रकार की इसका हानि मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये लाभ के बारे में जिक्र कर रहा था और यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ही सही माना जाएगा इसका। एक और प्रश्न ले लीजिए। कह रहा है कि समाज कल्याण अभिकरण एक ऐसा अभिकरण है, अभिकरण का मतलब एजेंसी होता है, जहां कितने पदों का अनुक्रम किया जाता है। तो समाज कल्याण अभिकरण एक ऐसा अभिकरण है, अभिकरण का मतलब एजेंसी होता है, जहां कितने पदों में डिवाइड किया जा सकता है अभिकरणों को, एजेंसियों को। बताइए जरा, बोलिए। देखो, दो पद में। अब बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जब हम कल्याण से संबंधित किसी एजेंसी का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें बेसिकली दो ही उद्देश्य की प्राप्ति होती है, दो पदों की। अब बात को समझिएगा। उन पदों को अगर मैं एक बताऊं, एक को कहा था पदानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करिए। पदानुक्रम का मतलब होता है क्रमबद्ध के रूप में उसको रखिए। दूसरा कहता है कि श्रम विभाजन के गतिविधियों के आधार पर ही उसकी जो विशिष्टीकरण है उसके लाभ के बारे में बताइए। ठीक है, विशिष्टीकरण के लाभ के बारे में बताइए। तो एजेंसी के दो ही एक प्रकार के क्या है माने गए हैं, पदानुक्रम माने गए हैं। दो ही पदानुक्रम माने गए। एक तो आप पदानुक्रम के बारे में जानते हैं कि व्यवस्थित प्रक्रिया में रखा गया है इसको। तो एक को बोला गया क्या, ध्यान रखिएगा, एक को क्या बोला जाता है, एक को क्या बोला जाता है भाई, श्रम विभाजन। बोलिए, श्रम विभाजन बोला जाता है एक को। हाँ, और जो दूसरा होता है वह आपका होता है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का मतलब होता है स्पेशल, है ना। विशिष्टीकरण के मतलब, या किरण की बात आप कह सकते हैं, या विशिष्टीकरण भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा। दो टाइप का ये होता है, विशिष्टीकरण आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो दो जवाब, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस संगठन में एक से अधिक लोग मिलकर अपनी मानवीय क्रियाकलाप को करते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए जरा। जिस संगठन में एक से अधिक लोग मिलकर सभी मानवीय क्रियाकलाप को करते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? ओके, कल्याण अभिकरण कह रहे हैं यहाँ पर। और भी कोई जवाब देना चाहते हैं भाई, दीजिए। देखो, मैंने आप सबसे पहले भी ये शुरुआत की जब सोसाइटी पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो सोसाइटी मतलब जब समाज के बारे में बता रहा था, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों से ये चीज़ें साफ शब्दों में बताया भी था कि जो समाज है वो एक से अधिक लोगों के समुदाय को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। इसलिए मानवीय समाज मानवीय अंतःक्रिया की एक प्रणाली मानी जाती है। तो वहाँ पर सोसाइटी भी समाज कल्याण के एजेंसी का एक रूप मान लिया जाता है, तो जिसके माध्यम से समाज के सामूहिक हितों की जब पूर्ति होती है, तो ऐसी क्रियाविधि उस संगठन को हम कहते हैं सोसाइटी, जहां पर एक से अधिक लोग मिलकर अपनी या सभी मानवीय क्रियाकलापों के बारे में बात करते। तो वह कल्याण आपका नहीं होगा, वह आपका होगा सोसाइटी। वह आपका क्या होगा, सोसाइटी होगा। एक बार मैं किसी को ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, ये चले गए भाई।
चलो कोई बात नहीं, अच्छा है ना। तो ये बात क्लियर हो गई आपको? बताइए जरा। मैंने कहा आपसे कि जो समाज होता है वो एक से अधिक लोगों के समुदाय को हम कहते हैं समाज को, एक से अधिक लोगों का समाज, है ना। और ये जो समाज में बोल रहा हूँ ना बार बार, तो समाज जानते हैं क्या है? ये समाज ही तो सोसाइटियाँ हैं, है ना, यही तो सोसाइटियाँ हैं। ठीक है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोसाइटी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और एक प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी सोसाइटियाँ या सोसाइटियों के कार्य होते हैं? सोसाइटियों के कार्य होते हैं, बताइए। उपरोक्त सभी होने चाहिए। ओके भाई, चलिए हम देख रहे हैं। ओके ओके, यहाँ पर सभी का जवाब आ रहा है भाई इस प्रश्न का कि उपरोक्त सभी होना चाहिए। पढ़ते हैं हम लोग इसके कार्यों के बारे में, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। कि कहता है कि संगठन के द्वारा उद्देशित लक्ष्यों को प्राप्त पर प्राथमिक अध्ययन होना चाहिए। क्या प्राथमिक अध्ययन होना चाहिए? यस, ये बात तो सत्य है। कहता है कि संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही काम के लिए सही लोग होने चाहिए। ठीक है, सही काम के लिए सही लोगों का होना भी जरूरी है संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, तो ये भी सही हो जाएगा। प्राधिकार का मतलब होता है अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी होता है इसका मतलब। तो अथॉरिटी के द्वारा सोसाइटियों के पंजीकरण को सुनिश्चित भी किया जाता है, बात तो ठीक है, ये अथॉरिटी वगैरह को भी रजिस्टर्ड किया जाता है। और संविधान के प्रारूप में तैयार किया गया है, जिसके संघ के ज्ञापन के बारे में नियम और रेगुलेशंस यानी विनियमन के बारे में, आचार संहिता के बारे में भी जिक्र किया गया है। ठीक है, और कानूनी प्राधिकार के द्वारा भी सोसाइटी का पंजीकरण भी सुनिश्चित किया जा सकता है। सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। तो सोसाइटी से देखिए, अभी आप लोगों ने लास्ट टाइम में क्या किया है, उसकी क्लास ली है। ठीक है, एनजीओ के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर आज आप लोग देख रहे हैं एनजीओ के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एमपीपीएससी में आप लोगों के लिए काम आने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न, है ना, ऐसे प्रश्न बनते हैं एमपीपीएससी में। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि ट्रस्ट यानी न्यास एक कानूनी अवधारणा है जिसको पंजीकृत किया जाता है। बताइए, 1860 में, 1960 में, 1882 में, 1855 में, बताइए बोलिए। ओके, 1882 सभी का जवाब आ रहा है नेशनल ट्रस्ट के बारे में। भाई बहुत बढ़िया। देखिए बात को समझिएगा अच्छे से। अगर मैं रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूँ एनजीओ के बारे में तो 1860 हो जाता है, और अगर मैं नेशनल ट्रस्ट की बात करता हूँ तो वह आपका हो जाता है 1882 हो जाता है। और ये बात मैंने कल भी आप लोगों से भली भांति तरीके से बताया था। सहमति एक जो सहकारी समितियाँ होती हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था 1904। तो ये कुछ फैक्ट के रूप में आप लोग इसको ध्यान रखा करें। कंपनी अधिनियम 1956 भी है, प्लस में 2013 भी है। ठीक है, वो ऑप्शन के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर आपसे बताऊं तो अगर कोई पूछे आप लोगों से जैसे कभी भी कि भाई बताइए जरा संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया, या आपसे पूछ ले कि सामाजिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो यहाँ आपका जो फैक्ट बनता है ना वो एक प्रश्न से नहीं बनता है, कोई एग्जैक्ट एक बातों को नहीं रिप्रेजेंट करता। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक थ्योरी को, एक कॉन्सेप्ट को विभिन्न प्रकार के विद्वान लोग थे, उन सभी लोगों ने डिफाइन किया है। किसी का एग्जैक्ट नाम नहीं आता है। सोशल वर्क यही तो है, सोशल वर्क भाई। सोशल वर्क हो जो है आपका यही है कि एक थ्योरी को कई विद्वानों ने दिया है, तो वो सारे नाम आपको पता होना चाहिए। या तो आपको ऑप्शन पता होना चाहिए, ठीक है भाई, या तो आपको ऑप्शन पता होना चाहिए, या तो अभी जैसे एक बार मैंने कहा था कि द्वंद्वात्मक को लेकर, और आप सभी लोग जानते हैं द्वंद्वात्मक का सिद्धांत जो है फेमस है, और वो सिद्धांत दिया है किसने? वो सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने, आप जानते भी हैं अच्छे तरीके से। लेकिन कभी कभी मैंने सोशल वर्क में आप लोगों को डिफरेंट करके कुछ और भी विद्वानों के नाम भी बताए हैं। एरिक बेर्ग का भी नाम बताया है आप लोगों को। ठीक है, कुछ लोग जो हैं इसी तरीके से अलग अलग थ्योरी, तो वहाँ पे अगर द्वंद्वात्मक में होगा तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे आपके पास, एक ही होगा केवल।
ठीक है, एक सिद्धांत को कई लोगों ने दिया, तो इसलिए ये कहना मुश्किल हो जाता है सोशल वर्क में कि एक थ्योरी को किसने दिया है। लेकिन इसके लिए उन सब के बारे में जानो, फिर तो आप या तो फिर आप उनको बारे में सभी के बारे में जानो, या तो फिर आपको वहाँ पर ऑप्शन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, या तो आपको ऑप्शन वहाँ पे पता होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आप जैसे मैंने कहा कि भाई बताइए जरा कि टास्क सेंट्रल थ्योरी किसने दिया है, तो आप लोग कहते हो कि सर विलियम रीड ने भी दिया, लॉरा ने भी दिया है। तो अब आप सोचिए, एक थ्योरी को दो लोगों ने दिया है भाई, है ना। तो अब आपको वहाँ पर अगर विलियम रीड का नाम नहीं है तो लॉरा का ही जाएगा, और अगर लॉरा का नाम नहीं है तो फिर विलियम रीड का नाम जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा जो वही दिया है। ठीक है, टास्क सेंट्रल्ड के लिए। और हाँ, ये एक जो है कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जो एक बंदे ने दिया है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि सोशल वर्क में, ठीक है, सोशल वर्क में किसने जो है समाज कार्य में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट को ओपन किया था, बताइए, किसी को पता है? जहांगीर टाटा। अब नाम भूल जाते हो आप लोग, मैंने बताया भी था आप लोगों को, जहांगीर टाटा। तो अब ये नाम तो एक ही है, तो इसमें नाम एक आ जाता है, तो यहाँ पर नाम एक आता है। ठीक है भाई। और जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया कि टास्क सेंट्रल को लेकर, तो ध्यान रखा करें ऐसे प्रश्नों पर आपको सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्लस में आपको या तो इसके ऑप्शन के आधार पर भी पता होना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ पर ये प्रश्न जा रहा है, किस मोड पे जा रहा है। ठीक है, ये फैक्ट करें, सोशल वर्क में ऐसी चीज़ें ध्यान रखा करें आप लोग, है ना भाई। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ निर्माण करने का अधिकार प्रदान किया गया है? और देखो मैंने अभी आप लोगों को हाल ही में बताया भी है, 91, हाँ 19(1), हाँ वेरी गुड, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे प्रश्न करना है, ये ऐसे अगर आप समझ लिए प्रश्न कर रहे हैं तो आपको ये बात आ रही है। और ये प्रश्न आपका कहाँ से उठाया गया है? ये सोसाइटी से उठाई गई है। तो ये बातें अगर मैं आपसे बात करूं जहाँ पे स्वयंसेवी या स्वैच्छिक संगठनों के बारे में जब रिप्रेजेंट किया जा रहा था या उसके अवधारणाओं को बताई जा रही थी, तो उस समय भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 19 का 1 है, उसमें भारतीय नागरिकों के संघ निर्माण करने का अधिकार प्रदान है। और संयुक्त राष्ट्र शब्दावली के अगर हिसाब से बात करें आप, जिसपे यूएस से शब्दावली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें आप इसे, तो इसी को कहा गया स्वैच्छिक संगठन और गैर सरकारी भी कहा गया। तो जो गैर सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों को जो कहा गया है वो यूएसए के शब्दावली में कहा गया है, और भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 19 का 1 में भारतीय नागरिकों के संघ का निर्माण के अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब। अब इसका बताइए जरा, ये प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए? और यहाँ पर आप लोगों से ये प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 19(1) में नागरिकों को डैश करने का अधिकार प्रदान है, क्या संपत्ति को लेकर? बताइए जरा, क्या संपत्ति को लेकर? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। सी यहाँ पर जवाब जो है सबके लगभग जो है सी ही आ रहे हैं। और भी लोग जरा बताइए जरा, इसका क्या हो सकता है? संघ निर्माण, अभी तो मैंने बताया भी है इसके बारे में, तो आप लोग समझ भी गए होंगे। करेक्ट जवाब हो जाएगा संघ निर्माण, वेरी गुड। यहाँ पर देखो अभी मैंने बोला है यार इसके बारे में, अभी मैंने आप लोगों से इसके बारे में भी चर्चा किया है, उसमें बोल दिया है संघ निर्माण जी। हाँ, पिछले क्वेश्चन का जो आंसर है वो दूसरे रूप में। तो प्रश्न का मैंने पैटर्न आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रश्न ऐसे ऐसे बनते हैं एग्जाम में, आप लोग इसका ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर एक परिभाषा के रूप में रिप्रेजेंट की जा रही है स्वैच्छिक संगठन की, कि आप परिभाषा बता रहे हैं यहाँ पर, और ये विद्वान का नाम आपको बताना है कि किसने कहा कि जो स्वैच्छिक संगठन है, अच्छा जो स्वैच्छिक संगठन आप बोल रहे हैं ना, इसी स्वैच्छिक संगठन को ही गैर सरकारी संगठन जो बोला है वो बोला है यूएसए ने, ये ध्यान रखना है, यूएस संयुक्त राष्ट्र ने बोला है। ठीक है, ये बोला, और कह रहा है कि जो बिना राज्य नियंत्रण के स्वैच्छिक सदस्यता के आधार पर अपने सदस्यों के सामान्य हितों को प्रोत्साहित करने हेतु संगठित होता है। स्वयंसेवी संगठन के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का माना जाएगा? बताइए। अगर आप लोगों ने लास्ट वाली वो देखा होगा तो पीडीएफ उसमें आपको मिल गया होगा।
डेविड एल सिल्स, हाँ, डेविड एल सिल्स जो है ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इन्होंने कहा था कि जो व्यक्तियों का समूह है जो बिना राज्य नियंत्रण के स्वैच्छिक सदस्यता के आधार पर अपने सदस्यों के सामान्य हितों के बारे में मोटिवेशन देना या प्रोत्साहन करना एक प्रकार का आपका स्वैच्छिक संगठन का पार्ट मान लिया जाएगा। तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा, स्वयंसेवी संगठन इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये परिभाषा भी आपको याद रखनी होगी थोड़ी सी, तो आप याद भी रख सकते हैं। ये परिभाषा है ना, बहुत ही सरल भी है इस तो। एक और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वैच्छिक संगठन की विशेषताएं हैं? राज्य की स्वायत्तता, अवैतनिक, नैतिक और द्वारा स्वशासित, या निश्चित लक्ष्य, या उपरोक्त सभी। बताइए। जी, उपरोक्त सभी। ठीक है भाई, यहाँ पर जो स्वैच्छिक संगठन की विशेषताएं हैं ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि राज्य से स्वायत्तता की बात करता है, वैधानिक न्यासों के द्वारा जो है स्वशासित भी करता है, पंजीकृत और गैर पंजीकरण के बारे में भी बात करता है। ठीक है, पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों के बारे में बात करता है, ये भी एक प्रकार की उसकी विशेषता ही है। और निश्चित लक्ष्य की भी बात करता है, समाज कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों में संलग्न होने की बात भी करता है ना। और अगर मैं बात करूं आपसे तो वह अपने कार्य जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन क्रियाकलापों के लिए एक अंशतः सहायता अनुदान के रूप में भी, राजकोष के रूप में भी, या स्थानीय समुदाय के रूप में भी ये कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए इसकी विशेषताएं आप लोगों को पता होनी। अगर विशेषताएं पता है तो फिर आप कर जाएंगे, फिर तो आपका सही हो जाएगा। और इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी ही सही माना जाएगा, डी ही सही माना जाएगा। स्वयंसेवी संस्था कितने प्रकार की होती है? कौन बताएगा? नाम बताइए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चल चल, कोई बात नहीं। तो यहाँ अगर बताऊँ मैं आप लोगों से, ये आपके प्रश्न में पूछा है कि स्वयंसेवी संस्था के बारे में, स्वयंसेवी संस्था के बारे में पूछा है। और स्वयंसेवी संस्था कितनी प्रकार की होती है तो यह बात आप लोगों को भली भांति तरीके से पता भी होना चाहिए। ये बेसिकली दो ही प्रकार की होती है स्वयंसेवी संस्था। ठीक है, अब स्वयंसेवी संस्था के बारे में यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, दो टाइप की। तो दो टाइप में आपको ये बातें ध्यान रखना है यहाँ पर कि एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में तो आ ही रही है आपका, यह आपका तो ऑलरेडी उसी में पाई जाएगी, जहाँ पर इस एजेंसी की बात हो रही है कि एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में। और अगर मैं आपसे बात करूं जिसको आप एक निजीकरण के रूप में देखते हैं, जिसको आप प्राइवेट के रूप में देखते हैं, ठीक है, जिसको आप प्राइवेट के रूप में देखते हैं, और जो आपकी स्वयंसेवी संस्था होती है वो आपकी हो सकती है प्राइवेट भी और हो सकती है आपकी सरकारी भी। तो वो ऑलरेडी आपको स्वयंसेवी संस्था के नाम से ही जाना जाता है उसे, और दूसरा आपका निजी संस्था के रूप में जाना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात किया जाए कि जो स्वयंसेवी संगठन है वो आपका कितने टाइप का हो, अगर इस टाइप से कोई प्रश्न वगैरह बने तो वो आपका दो ही टाइप होगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। कितने टाइप का होगा? दो ही टाइप का होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा इसमें। आगे अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी कल्याण, देखिए जो स्वयंसेवी संस्था होती है यहाँ पर ये बताई गई है दो टाइप की। एक टाइप अगर मैं बात करूँ आपसे तो आपकी स्वयंसेवी संस्था की बात हो रही, तो एक ऑलरेडी स्वयंसेवी, मतलब आप ये कह लीजिए संस्था कितने टाइप की होती है, आप ये कह लीजिए कि संस्था कितनी टाइप की होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर एक तो स्वयंसेवी टाइप की होती है सेल्फ हेल्प वाली, और जिसको आप स्वैच्छिक का नाम देते हैं, और एक वो होगी जो आप कहेंगे कि सर ये निजीकरण के रूप में होती है। निजीकरण का मतलब प्राइवेट वाली एजेंसियाँ, जहाँ पे कुछ संस्था ऐसी भी होती है कि निजीकरण पर काम करती है और कोई संस्था होती है सार्वजनिक तरीके की। लेकिन जो सार्वजनिक तरीका वाला हो जाएगा वो आपकी संस्था में आ जाती है, जो रिप्रेजेंट करती है या तो गैर सरकारी में होगी या तो सरकारी संगठन में होगी, या तो संगठन में होगी या तो गैर सरकारी संगठन में होगी, इन्हीं दोनों में से किसी में एक होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में से किसी में एक में होगा। तो संस्था का जो टाइप बताया जा रहा है वो कह रहा है कि बताइए कौन कौन से होते हैं। तो एक स्वयंसेवी
संस्था होती, स्वयंसेवी में दो टाइप ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है। एक होता है सरकारी संगठन, एक होता है गैर सरकारी संगठन। एक होता है सरकारी, एक होता है गैर सरकारी संगठन, और एक होता है निजीकरण के रूप में। ठीक है, तो जो सरकारी और गैर सरकारी वो मुख्य संस्था के रूप में आती है। वो किसके रूप में आती है? मुख्य संस्था के रूप में आती है, जिसको आप कहते हैं मूल संस्था के रूप में। तो ये दो टाइप की होगी, तीन टाइप की नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर संस्था के प्रकार बनाए गए हैं, एजेंसी के टाइप बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। वहाँ अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप कह रहे थे तीन की सर, कल्याण के रूप में देख लीजिए, राष्ट्रीय न्यास के रूप में देख लीजिए, सहकारी सहमति के रूप में देख लीजिए। तो आप इसे क्यों छोड़ेंगे? कंपनी को भी तो ले लीजिए, फिर तो चार भी हो जाएगी, कंपनी भी ले लीजिए, है ना, चार हो जाएगी। ये एक प्रकार से आपको बताओ, ये जो एजेंसियां हैं या अभिकरण से हैं, ये रजिस्टर्ड करती हैं। ये क्या करती है? रजिस्टर करती हैं। ठीक है, एनजीओ को, संस्था को। बात समझ में आई आपको? बताइए, दो टाइप जो है आपको समझ में आया? ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कल्याण की चुनौतियों के, देखिए चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती हैं। बताइए। कानूनी औपचारिक का अभाव होना चाहिए, ये चुनौती है। विभागों जैसी बुराइयां, विभागों की अगर बात की जा रही, जैसी बुराइयां का उत्पन्न होना, जैसे वर्तमान समय में स्वैच्छिक संगठन जो होता है, जो कल्याण अभिकरण है, वो सरकारी विभाग के द्वारा मंत्रालय के अनुदान प्राप्त होने लगता है। तो इस स्थिति में सरकारी विभाग के नियंत्रण के कार्य करने में इसकी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की एक भूमिका होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर यह विभागों जैसी बुराइयां उत्पन्न करना। ठीक है, तो जिससे भूमिका धीरे धीरे सीमित हो जा रही है, और उसमें उसी प्रकार की बुराइयां भी उत्पन्न होने लगती हैं। तो यह एक प्रकार की चुनौतियां हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, जिस एजेंसी में काम करते हैं, भाई सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो सैलरी को लेकर बड़ी दिक्कत होती है उन सबको। ठीक है, तो यह एक प्रकार मान लिया जाता है उसका भी। ठीक है, और अनैतिक साधनों का, तो जिसे अनुदान प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों में से जो भी प्रतिस्पर्धा होने लगती है, और अनुदान प्राप्त करने के लिए जो भी अनैतिक साधनों का उपयोग होता है, तो स्वैच्छिक संगठनों का इस प्रकार का भूमिका जो होती है, वो भ्रष्टाचार को जन्म देती है, साधनों को भ्रष्टाचार को जन्म देती है। और कानूनी तो आपको पता होना चाहिए कि समाज सेवा का ये अच्छे प्रकार से अगर कर सकते हैं तो ठीक है भाई, और यदि नहीं, ऐसी कंडीशन पर दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर अनौपचारिकता हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर अभाव आ गया है। ठीक है, अभाव हो गया है, तो अभाव किसका? उसके कानून का, समक्ष कानून का। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, सारे के सारे करेक्ट जवाब हो जाएंगे आपका। ठीक है, चलिए बताइए जरा, क्रेता और विक्रेता के माध्यम से अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले को क्या कहा जाता है? बताइए। ओके, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन ए। क्रेता विक्रेता के मध्य अपनी सेवा उपलब्ध कराने वाले को यही बोला जाता है, सेवा प्रदाता को ही बोला जाता है। ठीक है, इसी को बोला जाएगा। भारत में सेवा प्रदाता के संदर्भ में सेवाओं को किस प्रकार की सेवाओं में लगाया जाता है? बताइए, किस प्रकार की सेवाओं में लगाया जाता है? सभी। ओके, सही जवाब यहाँ पर होगा कि जन स्वास्थ्य क्रियाकलाप में भी, सामाजिक सुरक्षा में भी, सामाजिक सहायता में। डी करेक्ट हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। औपचारिक संगठन को सरकारी संगठन भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भाई? बताइए जरा, क्या जवाब होना चाहिए सही? बताइए। अच्छा, ए और बी दोनों लग रहे हैं। देखो, जो औपचारिक संगठन होता है वह कहा जाता है क्योंकि, तो औपचारिक संगठन की बात हो रही है ना, औपचारिक संगठन की। देखिए, पहले तो आपको औपचारिक संगठन जानना पड़ेगा कि औपचारिक संगठन होता क्या है।
जब तक आपको पता नहीं होगा औपचारिक संगठन तब तक आप काम कर नहीं पाएंगे, है ना। तो देखिए औपचारिक संगठन में अगर मैं बात करूं तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का क्रियाएं कोई दिया जाए और उस क्रियाओं का एक उद्देश्य की तरफ जानबूझ कर लेकर जाया जाए, उद्देश्य की तरफ, तो इसी क्रिया विधि को एक औपचारिक का रूप दिया गया है कि यह एक औपचारिक संगठन माना जाता है। ये क्या माना जाता है, एक औपचारिक संगठन। मान लीजिए जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के एक निश्चित कार्य कर दिया, आपने निर्धारित कर दिया है, और यही निर्धारित करने की जो क्रिया विधि होती है या व्यवस्था की क्रिया विधि जो होती है उसको कहा जाता है औपचारिक संगठन। और सरकारी संगठन को भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर आपको बताना, औपचारिक संगठन को सरकारी संगठन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तय मानक, मानदंड और कार्य सम्मानित भी होते हैं। प्रत्येक कार्मिक और प्राधिकरण उत्तरदायित्व और जवाबदेहता भी होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, करेक्ट जवाब आ रहा है आपका। निम्नलिखित में से युग्म सम्मिलित नहीं है, बताइए जरा। भारतीय समाज, यानी समाज का मतलब सोसाइटी, पंजीकरण अधिनियम 1860 है, बताइए, बोलिए। ये है, ठीक है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड आप जानते हैं, दुर्गाबाई का, ठीक है। समाज कल्याण विभाग 1971, यह आप जानते हैं। अच्छा, ये भी आपका सही लग रहा है। दिल्ली नगर नियम अधिनियम, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, देखो दिल्ली नगर निगम अधिनियम की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर आप लोगों से, तो यहाँ जो सही जवाब है आपका दिल्ली नगर निगम जो है, यही आपका गलत हो जाएगा। यह आपका करेक्ट नहीं है, यह आपका इनकरेक्ट है। हाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामान्यतः संस्थानों के संदर्भ में कल्याणकारी संगठन की संरचना होती है, बताइए। निजी क्षेत्र को लेकर, सार्वजनिक क्षेत्र को लेकर, दोनों को लेकर, बताइए। ठीक है, यानी सी सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, है ना। सी करेक्ट हो जाएगा। निजी क्षेत्र में भी होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, महेश सर शायद आप ही पूछ रहे थे संस्था का क्षेत्र, है ना। उसके दो प्रकार या जो दो टाइप, तो यही दो टाइप है ना। और इसी सार्वजनिक, देखो संस्था हो रही थी, वो संस्था की बात, संस्था की टाइप, तो संस्था दो टाइप की ही। ऑटोनोमस क्या होता है? ऑटोनोमस नहीं, हाँ हाँ, स्वयं सेवी जो संस्था होती है वो कितने रूपों में काम करेगी, कितने रूपों में काम करने की जो है कार्य की विधि को एक सही तरीके से संचालन करेगी, या कल्याण अभिकरण के बारे में बात करेगी। तो एक होता है निजी के रूप में, एक सार्वजनिक रूप में। और सार्वजनिक रूप में जो आता है वो दो आ जाते हैं, एक हो जाता है आपका सरकारी भी और आपका गैर सरकारी, इसमें दोनों इन्वॉल्व हो जाती है सार्वजनिक क्षेत्र वाले में। हाँ, यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, यहीं पर। सरकारी संस्था कितने स्तर पर कार्य होता है? सरकारी संस्था पर देखिए कितने स्तर पर कार्य होता है, कौन कौन सा स्तर होते हैं जहाँ पर सरकार काम करेगी, बताइए जरा। राज्य, केंद्र और स्थानीय, बताइए। सरकारी संस्था कहाँ कहाँ काम करे? सभी पर काम करेगी। बहुत सरल प्रश्न था ये, सोसाइटी से क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये सरकारी जो संस्था होती है वो सभी पर कार्य करती है। यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। राज्य में भी, केंद्र में भी, स्थानीय में भी, जिला में भी, ग्राम में भी, शहर में भी, हर जगह। ठीक है, एक प्रश्न और देखिए कि सरकारी संस्थाएं कितने प्रकार का कार्य करती हैं। अच्छा, ये वही रिपीट हो गया क्या? हाँ, दूसरा क्वेश्चन, ग्रामीण, स्थानीय या स्थानिक प्राधिकरणों में स्थानीय शासन कितने स्तर से कार्य कर सकती है? ग्रामीण, स्थानीय पर बताइए जरा, ग्रामीण का बताइए।
यानी ग्राम पंचायत भी होगा, जिला पंचायत भी होगा, पंचायत समिति भी होगा। ठीक वही बोल लो आप लोग, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डी करेक्ट हो जाएगा आपका। इन प्रश्नों पर विचार करना है आपको, फिर उसके बाद उत्तर देना है। और आप लोगों से मैं कहूँ, इस प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, और जब ध्यानपूर्वक आप सुन लेंगे तभी आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो जरा देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज्य में समाज में केवल काम नहीं करता, मतलब देखिए राज्य ही समाज में केवल काम नहीं करता। बात तो ठीक लग रही है इतनी, सही है कि नहीं भाई? राज्य में समाज में ही केवल काम नहीं करता है, बात तो ठीक है। देखिए मैंने कहा है कि केवल जब शब्द मिले तो उसे एलिमेंट करना, लेकिन प्रश्न देखो यहाँ पर क्या बोल रहा था। तो अभी तक ये बात सही है, केवल के साथ नहीं आया है, तो इसलिए पॉजिटिव हो गया है। अभी ये केवल के साथ नहीं आ जाए तो पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है ऑप्शन। ठीक है, बल्कि बहुत सारे संगठन, जिसमें स्वैच्छिक संगठन कहा जाता है, जो समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं। बात ठीक है, ये सत्य है, 110% आपका सही है। भारत के संविधान में बताइए 19(1) में जो है भारतीय नागरिकों के संघ के निर्माण के अधिकार की बात हुई है। बात ठीक है। स्वैच्छिक संगठन का मतलब ये होता है कि स्वयंसेवी के संगठन से है, जो किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। ये भी ठीक लग रहा है भाई। ये तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को स्वयंसेवी संगठन का निर्माण करता है, यानी यही एक प्रकार का क्या हो जाता है आपका, सोसाइटी। बात ठीक, तो सारे नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा आपका। इस प्रश्न का भी थोड़ा सा विचार करिएगा कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। समाज कल्याण प्रशासन समाज कार्य की द्वितीय प्रणाली है। अच्छा, ये थोड़ा सा रिलेट करवाया है, उसी का पार्ट है, एनजीओ का ही। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई, ये बताइए। 110% मानते हैं आप लोग, ये तो सही है आपका ये सत्य है। और नेक्स्ट आपसे ये बोल रहा है, आप लोगों से कह रहा है कि समाज कल्याण प्रशासन का अभ्यास सामान्य रूप से प्रशासन सिद्धांत की प्रविधियों पर आधारित होता है। ये बताइए, ये आपका ये भी सही लग रहा है। ठीक है, ये भी सत्य है आपका, ये भी सही है। साइमन ने लोक प्रशासन के संदर्भ में 4 सिद्धांत बताए थे। लोक प्रशासन का नाम सुना आपने? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। सार्वजनिक कार्यों को बेसिकली क्या करता है ये, उसके संबंध में प्रशासन को जो है सार्वजनिक कार्यों के संपादन के लिए बोला जाता है कि लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत सभी क्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी जब बात जो हो जाएगी सत्य हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 4 सिद्धांत, लोक प्रशासन के 4 सिद्धांत बताए जा रहे हैं, मतलब 4 बेसिक कुछ रूप दिए जा रहे हैं, आप लोगों को बताए जा रहे हैं। जरा बताइए आप क्या कौन कौन से होते हैं, बताइए। नहीं पता, बोलिए। आपका जो लोक प्रशासन हो जाएगा, लोक प्रशासन के 4 बातों पर जिक्र करने के लिए सरकार की बात कर रहा था, इसने निजीकरण की बात कर रहा है, जन के उद्देश्य की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है भाई, प्लस में अगर मैं आपसे बात करूँ जन के उद्देश्य के साथ साथ उसने लोगों को समाज की मुख्य धारा के रूप में एक शासन क्रियाकलापों को संबंधित करते हुए उन सभी को समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ने का जो कार्य है वो लोक प्रशासन का है, वह कार्य लोक प्रशासन का है। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ये भी सत्य है साइमन का अकॉर्डिंगली। और आगे बात कर रहा है कि प्रोफेसर वार्नर ने समाज कल्याण के संदर्भ में 8 सिद्धांत दिए हैं। समाज कल्याण के 8 सिद्धांत, समाज कल्याण के 8 सिद्धांत दिए हैं। तो बात ठीक है भाई। और 8 सिद्धांत इन्होंने कहने का मतलब था कि महिलाओं को, बालकों को, वृद्धों को, दिव्यांगों को, पिछड़ी जाति को, अनुसूचित जाति इत्यादि चीज़ों को ध्यान में रखकर वही 8 सिद्धांतों को रिप्रेजेंट करता है, व्यावसायिक क्रियाविधि से जोड़ता है। बताइए, क्लियर हो गया? आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसमें डी है ही नहीं, इसमें करेक्ट सभी पूछा था,
सभी इसमें ऑप्शन दे ही दिया है, इसमें सभी सही है, इसमें सारे सही है, सभी सही है। चलिए बताइए, जो संस्था निर्माण के पंजीकरण के लिए कथन सत्य बताना है। 11 सदस्य की आवश्यकता होती है संस्थान में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे? बोलिए। 7 तो होते ही हैं, क्या 11 नहीं हो सकते? ये बताइए। 7 सही आप कह रहे हैं, 7 सही कह रहे हैं आप। उसमें दो राय नहीं है कोई, ठीक है ना भैया महेश सर? 7 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ये, 11 सदस्य की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब ये कंपलसरी नहीं है भाई, मान लीजिए बहुत चीज़ों में ऐसी भी होती है ना कि बहुत अर्जेंट यानी ज़रूरी भी है कि 11 लोगों को होना भी चाहिए, है ना, 11 लोगों को होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी यहाँ पर नहीं है, ज़रूरी यहाँ पर नहीं है, पहली बात। और आगे अगर मैं बात करूँ आपसे, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है 7 सदस्य की कार्यकारी समिति होती है क्या? बताइए। 7 सदस्यों के कार्यकारिणी समिति भी होती है क्या? सही है, वेरी गुड, फिर ठीक है, ठीक है। संस्था पंजीकरण 1961 में अधिनियम को लागू करता है क्या? अधिनियम को लागू करता है क्या? आप क्या बोलेंगे बताओ, हाँ या ना? हाँ, तो इसलिए ये नहीं होगा, वेरी गुड, शाबाश। संस्था पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है क्या? ये तो गलत हो गया वैसे भी, ऑप्शन ए और बी ही सही है, यहाँ पर 1 और 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही सही है, 1 और 2 ही सही है, ठीक है। इसे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेवा प्रदाता के संदर्भ में सही है, ठीक है। सेवा प्रदाता क्रेता और विक्रेता के बीच भूमिका निभा सकता है, यस या नो? बोलिए। बिल्कुल निभा सकता भाई, करेक्ट है ये। व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा सेवा प्रदान, मतलब व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा की जाएगी, बोलिए। ओके, करेक्ट। सार्वजनिक और निजी संस्थानों पर आधारित होता है ये सेवा प्रदाता, उस पर भी आधारित होता है, कोई ये पर्टिकुलर नाम नहीं दे रहा कि इसी पर ही होता है, लेकिन इस पर भी होता है, ठीक है। तो निजी भी होता है, संस्थाकरण के रूप में भी हो सकता है, केंद्र के द्वारा प्रायोजित होता भी है, केंद्र द्वारा भी प्रायोजित होता है, बोलिए। ओके, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका, केंद्र द्वारा प्रायोजित होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचेंगे कि व्यक्तिगत कार्य का प्रयास जो है सेवा प्रदाता के द्वारा नहीं की जाती है, उसके द्वारा होती है, करेक्ट है आपका। सार्वजनिक निजी संस्थानों पर आधारित भी होता है, ये भी करेक्ट है आपका। केंद्र द्वारा अगर आपको नहीं पता तो अब पता हो गया, प्रायोजित भी होता है इसके लिए, ठीक है, ये होता है। प्रश्न यहाँ पर आपका ये है, एक ऑप्शन कहेगा आपका ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर जो दूसरा होगा, ए आर दोनों सही है, जो कि आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, आपका ऑप्शन सी होगा, ए आपका करेक्ट है और आर आपका गलत है। ऑप्शन डी जो होगा वो आपका ए गलत हो जाएगा और आर आपका सही हो जाएगा। बोलिए क्या सही है ऑप्शन? कि एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने का संगठन को क्या क्या कहा जाता है? आपका मतलब यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि एक किसी निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने में संगठन कहा जा सकता है, बोलिए। ओके, ठीक है भाई, ठीक है, सही है। और संगठन दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है, ये भी सही है, ठीक है।
और यहाँ पर किसी औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बारे में बात नहीं की जा रही है। ऊपर ऊपर केवल संगठन के बारे में बात की जा रही है, और ये यहाँ पर नीचे उसके टाइप के बारे में बात की जा रही है। तो इसलिए आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका गलत होगा। ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं हो रही है। सोसाइटी एक से अधिक लोगों का समुदाय होता है, करेक्ट है। सोसाइटी जो है समाज कल्याण की एक अभिकरण होती है, ये भी करेक्ट है। अब बताना है आपको कि यह व्याख्या कर रहा है। बोलिए बोलिए। सोसाइटी एक से अधिक लोगों का समुदाय को कहते हैं क्योंकि सोसाइटी की समाज कल्याण एक एजेंसी होती है। कहाँ कर रहा है भाई? नहीं कर रहा है, ये अलग है, ये अलग है। ये सोसाइटी एक से अधिक लोगों को समुदाय के रूप में दिख रही है, यहाँ नीचे अभिकरण के रूप में बताया जा रहा है, एजेंसी के रूप में, और ऊपर समुदाय के रूप में बताया जा रहा है, तो इसलिए गलत हो जाएगा आपका। ए आर सही है, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। यह आज का लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। मुझे सिर्फ आज आप लोगों को ये बताना था कि देख लीजिए सोसाइटी से प्रश्न इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है। न्यास एक कानूनी अवधारणा है जिसको 1860 ईस्वी के, अच्छा ये तो पढ़ा नहीं मैंने। न्यास धर्मार्थ, हाँ ये पढ़ लीजिए पहले। न्यास धर्मार्थ कार्यों को करने के लिए अपनी संपत्ति किसी संगठन के माध्यम से संचालित की जाती है। ये आपका ये हो जाएगा। क्या ये आपका सही लग रहा है भाई? यस, वेरी गुड, सही है ये भी। और न्यास एक कानूनी अवधारणा है जिसको 1860 ईस्वी में भारतीय समाज पंजीकरण के अंतर्गत आती भाई। 1860, बताइए जरा, ये आपका सही है क्या? 1882 का न्यास एक कानूनी अवधारणा है जिसको 1860 ईस्वी के भारतीय समाज पंजीकरण, यहाँ पर अलग है, ये तो 1880 अलग पाया, 1882 अलग बता रहा है, यहाँ पर यह अवधारणा बता रहा है। फिर इसके बाद कह रहा है जिसको 1860 ईस्वी में भारतीय समाज पंजीकरण के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है। ये सत्य है आपका, ये पॉइंट आपकी सत्य है, ये भी सत्य है आपकी दोनों। लेकिन ऊपर धर्मार्थ के बारे में बात हो रही थी प्रॉपरली, यहाँ पर थोड़ा सा धर्मार्थ भी है, थोड़ी सी आपकी सोसाइटी भी है ना, तो दोनों है, इसलिए यह व्याख्या भी नहीं होगा। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। आर जो है ए की व्याख्या भी नहीं कर रहा है। तो ये था आप लोगों का यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 से इसी टाइप से प्रश्न बनाए जाएंगे सोसाइटी से, ठीक है। इसी टाइप के प्रश्न आप लोगों के सामने आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। और अभी 8 बजे क्लास आप लोगों की होगी, ठीक है। 8 बजे उसमें ज्वाइन करिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, कोई डाउट वगैरह है पूछ लीजिए आप लोग।